Hello students, we are back with the remaining part of the topic verb. Last time we completed primary helping verbs and now the turn comes of models. We all know what are the models. They are also a type of auxiliary verbs, helping verbs, and they mostly describe the mode or manner of any action. We can say whether the work can be done or not, whether the action should take place or not, whether the action is necessary or not, whether there is a hope of the completion of the work or not. So these type of things are described through these type of models. We always use models to describe all the type of modes, and there are 13 in the number. We will complete the remaining part of the models in the particular topic and we will complete it. Okay, now we are discussing about the differences between primary and model auxiliaries. So what are those? First one, today I have written all the main points to reduce the timing of the video so that we can complete it easily in a very short time, so it would be more easy for all of us. Primary verbs change their forms according to the number and person of the subject. इट मीन्स जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं बेटा, दे ऑलवेज चेंज देयर फॉर्म्स, वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, जो उनके सब्जेक्ट का नंबर है, जेंडर है या पर्सन है, अकॉर्डिंग टू दैट दे ऑलवेज चेंज देयर फॉर्म्स. बट if about models, we will see that they remain same, they never change their forms. If you change the number and person or the gender of the subject of this particular sentence, you will see that the models remain the same form, they never change their formations. So what this is the one, or we can say first difference between primary and modal auxiliaries. The second one is primary verbs are followed. प्राइमरी वर्ब जो होती हैं बेटा वो हमेशा फॉलो की जाती हैं. इट मीन्स आफ्टर दैट ऑलवेज, after those verbs you will see different type of verbs, or we can say forms of main verbs. But in the matter of models, you will see again that there is a fixed form of the main verb also. We always use first form of the main verb. It means बेटा हिंदी में बोलें तो कि हम लोग प्राइमरी वर्ब्स के बाद में अलग अलग तरह की टेंसेस के अकॉर्डिंग हो गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो गया, है ना. हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब की अलग अलग टाइप की जो फॉर्म्स होती हैं वो यूज़ होती हैं. लेकिन और जो मॉडल्स होते हैं बेटा उनके बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग एक्टिव वॉइस यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. और जो पैसिव वॉइस होती हैं, अगर उसमें भी आप देखोगे तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सपोज़ कि हमने बोला कि इसमें भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल्स के बाद में. तो अगर पैसिव होगा तो पैसिव के अंदर आप देखोगे कि उसमें बी जो है उसको यूज़ करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ पे भी नहीं लगी. सो वी कैन से दैट ऑलवेज डायरेक्टली दे आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स. आपको ये पॉइंट जो है अच्छे समझ में आएगा, बहुत इजी है. दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स. अब आर जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही हमने दे यूज़ किया, प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने वहाँ पे आर यूज़ किया, प्लूरल है, इस कारण से प्रेजेंट टेंस में चला हुआ है. सेकेंडली हमने जैसे इसका नंबर चेंज किया, ही यूज़ किया, वहाँ पे वही सेम टेंस के अंदर, लेकिन उसकी वर्ब की जो फॉर्म थी, हेल्पिंग वर्ब जो थी, वो चेंज हो गई. तो इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे अलग से कैटेगराइज किया हुआ है चेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स. अगर हमने सब्जेक्ट्स को चेंज किया तो एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे प्राइमरी वर्ब्स चेंज हो रही हैं, लेकिन जो मॉडल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे. दे कैन डू एवरीथिंग, दे के साथ में हमने कैन यूज़ किया, ही के साथ भी कैन यूज़ हो गया, नो प्रॉब्लम, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल राइट रहा. सो इससे समझ में आया कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन वगैरह चेंज करने के बाद में प्राइमरी वर्ब्स चेंज हो रही हैं, लेकिन मॉडल्स में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ. आपको ये फॉर्म, ये जो ऊपर अब गिवन जो रूल्स थे उनमें से हमने इसको क्लियर किया. दे डू नॉट लाइक इट. अगेन अब हमने टेंसेस को चेंज किया, कुछ और सिस्टम्स या सिचुएशंस डाली. दे डू नॉट लाइक इट.
दे के साथ में डू नॉट लाइक इट टेंस था, उसके अकॉर्डिंग हमने डू नॉट यूज़ किया, डू डज। प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज उनका पार्ट है। सेकेंडली जैसे टेंस चेंज हुआ, दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग, सिचुएशन चेंज हुई, हैव आ गया, दे हैव स्टॉप्ड। तो उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे दे डू नॉट लाइक, लाइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर वहाँ पे हमने कोई भी और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की हुई है, उसके बाद में सेकंड टाइप में आप देखेंगे कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रखी है। इसका मतलब अलग अलग टाइप की जो मेन वर्ब्स हैं उनको यूज़ करते हैं उनके बाद में। लेकिन अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आप देखोगे दे, विल, शैल, कैन, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, किसी को भी यूज़ करो, आप वहाँ पे फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, लेक्सिकल वर्ब्स और मेन वर्ब्स हमने डिस्क्राइब किया था टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर। फर्स्ट पार्ट था हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज, and the second one was lexical verbs, or we can call them main verbs. So we are going towards that now. Main verbs or lexical verbs can be divided, we can divide them in two parts, finite verbs and the second one is non-finite verbs. Finite verbs are those verbs which change their forms according to the number and person, as we have discussed before. Those verbs, those main verbs, earlier we have discussed about auxiliary verbs, now we are talking about the main verbs in a sentence. So if the helping verb which change according to the number and person of the subject, then we call that primary helping verb, and if it doesn't change, then we call that modal auxiliaries. But in the matter of main verbs, we call them finite verbs which change according to the number, person and tense of the sentence, but which never change, they are called non-finite verbs. Okay, now start the first part, finite verbs. Finite verbs, we can divide them and again two parts, transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs means, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं बेटा जिनके बाद में आपको हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है इसका मतलब हुआ कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इफ़ वर्ब इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट देन वी कॉल देम इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इन द डेफिनेशन यू विल सी, अगर आप लोग ग्रामर्स में देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें जो भी रूल्स शो हुए हैं उसमें पॉइंट क्लियर होता, डेफिनेशन होती है कि इफ़ द इफेक्ट ऑफ द एक्शन passes from the subject to the or towards the object, then we call that transitive verb, otherwise we call it intransitive verb. सिंपल सी बात है, एक्शन का इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है सब्जेक्ट पे रह जाएगा, लिमिटेड रहेगा, तो इसका मतलब उसको हम कॉल करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, intransitive verbs. Okay, now the definition is given, I think. Transitive verbs, a verb which is followed by an object is called transitive verb. I have given the definition, you will write all these rules in your fair notebooks also, हाँ आप इसको नोट करोगे, ध्यान रखें। ए वर्ब विच इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन आफ्टर ए वर्ब देन वी कॉल दैट ट्रांजिटिव वर्ब, अदरवाइज मैंने बोले थे इंट्रांजिटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन किल्ड ए स्नेक, इट मीन्स in this sentence subject is the man, verb is killed and a snake is object, क्या ये ऑब्जेक्ट है। दे कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे बुलाया, यहाँ पे हिम अगेन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, you can change, you can check them asking what or whom, what or whom questions, कैसे, the man killed a snake, what was killed by the man, a snake, so in this sentence a snake is the object। they called him, who was called, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ही, हिम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस easily, because
we can put the object in the as the subject of the new sentence. Okay, now the second part. Let's start now. Intransitive verbs, those verbs which do not require an object. सिंपल सी बात है बेटा, जिसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो, जिसकी ज़रूरत ना पड़े, दैट टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड intransitive verbs, or we can say do not followed by any object are called intransitive verbs. Example, the bird is flying in the sky. The bird is flying in the sky. In this sentence, fly verb is an intransitive verb because आप देखोगे लास्ट में जो इन द स्काई जो यहाँ पे बेटा यूज़ हुआ, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें कुछ भी वर्ड मिल गई उसके बाद में हम लोग मान लेते हैं कि शायद ये ऑब्जेक्ट होगा, बट दैट इज़ रॉन्ग। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग वेरी सीरियसली। टेक इट, चेक इट अगेन। द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पे उसने बोला कि जो बर्ड है वो आसमान में उड़ रहा है, बट यू विल सी, आप देखोगे कि जो फ्लाई वर्ब है उसका इफ़ेक्ट बर्ड के ऊपर तो है, लेकिन आसमान पे कोई इफ़ेक्ट इसका हम लोग नहीं मान सकते। इट इज़ जस्ट टू हेल्प द वर्ब। ये केवल उसमें जो वर्ब है उसको केवल बताने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ये द बर्ड से रिलेटेड है, उसके बारे में न्यू कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है उसको देने की कोशिश की गई है। सो वी विल कॉल इट, क्या कहेंगे इसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही इज़ स्लीपिंग इन द बेड। अगेन द सेम सिचुएशन इज़ गिवन। देखो ही इज़, बेटा मैंने नोट भी किया था राइट, यहाँ पे देखो, इसीलिए है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द सेम इज़ हियर, ही इज़ स्लीपिंग इन द बेड। अब यहाँ पे द बेड जो है वो ऑब्जेक्ट जरूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसी सेंस लग रही है, बट इनफैक्ट वास्तव में देखेंगे तो स्लीप वर्ब जो है इसका कोई इफेक्ट इस बेड पे नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे कि ये अगेन क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलो पॉइंट्स पे आए, फिर से देखें जो हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं हम लोग। हाँ, कुछ वर्ब्स के बाद देखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट जो हैं सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो उसमें कौन सा फिर डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, थोड़ा सा उस पर एक बार एक नज़र डालते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समटाइम्स चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज फॉलोज अनदर ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, यू विल सी दैट इन द सेंटेंस यू विच ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज फॉलो, जो फॉलो करता है अनदर ऑब्जेक्ट, किसी और ऑब्जेक्ट को, वी कॉल दैट इनडायरेक्ट। ओके, वी कॉल दैट, यस वी कॉल दैट इनडायरेक्ट, वी कॉल दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो हमेशा इनडायरेक्ट के बाद आता है, राइट। एग्जाम्पल में क्लियरली शो किया हुआ है, आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, चिंता ना करें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ पे उसने बोला कि ऑलवेज फॉलोज अनदर ऑब्जेक्ट, अगर जो किसी ऑब्जेक्ट के बाद आया तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो किसी वर्ब के बाद में आया उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो चेक करते हैं एक बार। ही गिव मी अ न्यू वॉच, ही गिव मी अ न्यू वॉच। इन दिस सेंटेंस यहाँ पे देखोगे कि मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट यहाँ पे है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसमें चेक करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा है, देन यू विल सी दैट, हमने बोला था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो किसी ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला है। इट मीन्स दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज इनडायरेक्ट। अगेन इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्रॉमिस्ड मी ए हॉलीडे, दे प्रॉमिस्ड मी, अगेन जहाँ पे ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, एंड दिस इज़ द थिंग विच वॉज प्रॉमिस्ड, सो इट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा अगर पॉइंट को देखें थोड़ा सा कॉमन सेंस में हम लोग सॉरी हम लोग ये चेक करते हैं कि ऐसा मिलता है कि अगर किसी पर्सन की बात की जाती है तो ज़्यादातर वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु जो भी है, थिंग जो है, दैट कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप चेक करना, उसमें कि आप लोग समथिंग ऐसे ही सेंसेस जो हैं, सिचुएशंस हमेशा मिलेंगे आपको।
नाउ द पॉइंट कम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? हमने बोला कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया था पीछे लास्ट इसके अंदर। देखो यहाँ पे जो हमने बोला था कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और दूसरा कौन सा टाइप होता है कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ऑफ दैट थिंग। सो आई हैव मेंशन दिस थिंग आल्सो इन दिस नोट। चेक करो एक बार उसको। कॉम्प्लीमेंट्स, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्स होते ही क्या हैं? वर्ड्स, फ्रेजेस, कोई भी वर्ड्स हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, वी कैन कॉल देम कॉम्प्लीमेंट इफ़ वो अगर क्या करते हैं, विच एक्सप्रेसेस सम नेसेसरी सेंस, अगर वो किसी ज़रूरी किसी सेंस को या इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, डिनोट करते हैं, जो या तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी या फिर किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। सो वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट के टाइप कौन कौन से हैं? ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता ही होगा बेटा। First one, types: subject complement, and the other one is object complement. If a complement uh, expresses the information related to subject, then we call that subject complement. If it conveys some necessary information related to object, then we call that ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेटा आगे जाने से पहले छोटी सी पॉइंट की बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ इस रूल के साथ साथ। आप ये देखोगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो ज़्यादातर वो किसके बाद में मिलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में। उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और इसलिए हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई है, एंड आफ्टर दैट फिर चांसेस हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स मिलते हैं, कभी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट, यू हैव टू चेक इट मोर क्लियरली। सो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन से होंगे? जो किसी ऑब्जेक्ट के बाद होंगे। बहुत ईजी है दोनों को एक तरह से डिफ्रेंशिएट करना। अगर आपको सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब मिल रही है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। और अगर वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लग रहा है आपको, इसका मतलब वो कब होगा? अगर वहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ। नाउ सी द एग्जांपल्स। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेंच। वो कहाँ सो रहा है? ही इज स्लीपिंग ऑन द बेंच।